तो हमारा आज का टॉपिक है न्यूरोलॉजी एंड स्पेशल सेंसेस। इसमें हम पढ़ेंगे एम्ब्रियोलॉजी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी। उसके बाद हम देखेंगे ईयर की स्टडी यानी ओटोलॉजी, आई की स्टडी यानी ऑफ्थल्मोलॉजी, और फिर कुछ मेडिसिन एंड ड्रग्स यानी कि फार्माकोलॉजी। सबसे पहले हम देखते हैं न्यूरल डेवलपमेंट यानी कि न्यूरल सिस्टम की जो एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट है। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि एक सर्कुलर स्ट्रक्चर है, यहाँ पे सर्कल राउंड शेप है, इसको हम कहते हैं नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड के ऊपर एक एक्टोडर्म होती है, ये ओवरलाइंग एक्टोडर्म को स्टिमुलेट करेगा ताकि वो डिफ्रेंशिएट हो जाए इनटू न्यूरो एक्टोडर्म एंड फॉर्म न्यूरल प्लेट। उस न्यूरो एक्टोडर्म से फिर न्यूरल प्लेट बनेगी और ख़ुद ये नोटोकॉर्ड जो है ये न्यूक्लियस पल्पोसस ऑफ इंटरवर्टिब्रल डिस्क इन अडल्ट्स इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। न्यूरल प्लेट जो कि नोटोकॉर्ड से बनी थी वो आगे न्यूरल ट्यूब एंड न्यूरल क्रेस्ट सेल्स बनाएगी। लेटरल वॉल्स ऑफ न्यूरल ट्यूब आर डिवाइडेड इनटू एलर एंड बेसल प्लेट। जो न्यूरल ट्यूब है उसकी कुछ लेटरल वॉल्स होती हैं, वो लेटरल वॉल्स जो हैं वो डिवाइड हो जाएंगी एलर में और बेसल प्लेट्स में। एलर प्लेट जो है वो डॉर्सल है और बेसल प्लेट जो है वो वेंट्रल है। एलर प्लेट डॉर्सल, इसमें सेंसरी है। इट इज़ इंड्यूस्ड बाय बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन्स। ए के बाद बी आता है तो एलर प्लेट से हमें याद रहना चाहिए BMPs। बेजल प्लेट जो है वो वेंट्रल है, ये मोटर होती है। इट इज़ इंड्यूस्ड बाय सोनिक हेजहॉग। बेसल प्लेट को वेंट्रल हम BV के नाम से भी याद रख सकते हैं, BV मतलब वाइफ। तो उसके बाद इनकी ओरिएंटेशन जो है उन्होंने कहा कि इट इज़ सेम एज स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में भी इसी तरह जो डोर्सल एरिया होता है वो सेंसरी इंफॉर्मेशन को परफॉर्म करता है और वेंट्रल जो है वो मोटर इंफॉर्मेशन को परफॉर्म कर रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं रीजनलाइजेशन ऑफ न्यूरल ट्यूब। इसमें ही हमें न्यूरल ट्यूब दी हुई है। न्यूरल ट्यूब जो है वो जो है आगे फर्दर डिवाइड होती है। पहले इसमें 3 प्राइमरी वेसिकल्स होते हैं। 3 प्राइमरी वेसिकल्स जो हैं वो डिवाइड होकर बनाते हैं 5 सेकेंडरी वेसिकल्स को, और फिर उन 5 सेकेंडरी वेसिकल्स से आगे कुछ और डेरिवेटिव्स निकलते हैं, जैसे वॉल्स डिफरेंट बनती हैं और कैविटीज़ बनती हैं। तो 3 प्राइमरी वेसिकल्स जो है उसमें एक तो है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन का नाम है प्रोएंसेफेलॉन, ठीक है, प्रो से हमें फोर ब्रेन याद रहेगा। मिड ब्रेन जो है वो M से मेसेंसेफेलॉन, और हिंड ब्रेन जो है वो रोम्बेंसेफेलॉन। R से हमें रियर जो बैक एरिया होता है वो हमें इस तरह से हिंड ब्रेन याद रहेगा। उसके बाद फोर ब्रेन जो है वो फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, टेलेंसेफेलॉन एंड डायंसेफेलॉन। ये जो टेलेंसेफेलॉन है ये जैसे टेलीफोन होता है इस तरह की शेप का है, तो यहाँ से हमें टेलेंसेफेलॉन याद रहेगा। डायंसेफेलॉन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इससे कुछ 2 रिबन लाइक स्ट्रक्चर्स निकल रहे हैं, और डाई का मतलब हमेशा 2 होता है, तो इसका मतलब कि ये 2 स्ट्रक्चर जहाँ से निकल रहे हैं उसको हम कहेंगे डायंसेफेलॉन। मिड ब्रेन का पहले भी मेसेंसेफेलॉन था, वो एज इट इज़ मेसेंसेफेलॉन आगे भी इसी तरह आ जाएगा। और हिंड ब्रेन जो है वो मेटेंसेफेलॉन एंड द माइलेंसेफेलॉन, इनको एज इट इज़ हमें याद रखना पड़ेगा। तो उसके बाद जो टेलेंसेफेलॉन है उससे जो वॉल्स बनती हैं वो है सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड बेसल गैंग्लिया। ये जो 2 टेलीफोन लाइक हैं, इसी तरह हमारे ब्रेन में जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स हैं वो भी 2 पार्ट्स में इस तरह 2 इक्विवेलेंट पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। तो यहाँ से हमें ये याद रहेगा कि टेलेंसेफेलॉन से सेरिब्रल हेमिस्फीयर बनेगा और बेसल गैंग्लिया, क्योंकि C और B एक साथ आते हैं तो बेसल गैंग्लिया B और C, तो ये हमें इस तरह याद रहेगा। कैविटीज़ में सारी वेंट्रिकल्स आएंगे और जो
सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का जो पाथवे होता है, जो आउटफ्लो उसका ट्रैक्ट होता है, वो इसमें सारी चीज़ें आ रही हैं, जैसे लेटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल, सेरिब्रल एक्वेडक्ट और फोर्थ वेंट्रिकल का अपर पार्ट और लोअर पार्ट ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल। ये सारे पार्ट्स जो हैं ये असल में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के पाथवे में आ रहे होते हैं, उस जहाँ से वो ट्रैवल कर रहा होता है। तो डायंसेफेलॉन जो है वहाँ से थैलेमस, हाइपोथैलेमस और रेटिना, तो ये हमें ऐसे डिज़ याद रखना होगा, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और रेटिना। मेसेंसेफेलॉन से मिड ब्रेन, ये बहुत सिंपल है, मिड ब्रेन से मेसेंसेफेलॉन से फिर मिड ब्रेन, और इससे निकलेगा सेरिब्रल एक्वेडक्ट। ये सारा हिस्सा ही मिड ब्रेन वाला बहुत यूनिक है। तो उसके बाद हिंड ब्रेन में है द मेटेंसेफेलॉन एंड माइलेंसेफेलॉन। मेटेंसेफेलॉन से दो निकल रहे हैं, एक है पोन्स और एक है सैलिबेलम। तो पोन्स से है दी अपर पार्ट ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल, और फिर ये जो माइलेंसेफेलॉन है इसे है मेडुला। ये इसको भी ऐसे टिज याद रखना होगा। मेडुला से है द लोअर पार्ट ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल। उसके बाद हम देखते हैं द सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ओरिजिन्स। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो है वो नर्व्स आती हैं। तो अब हम देखते हैं इनका ओरिजिन किस तरह होता है। तो इसमें तीन चीज़ें आती हैं, एक है न्यूरो एपिथेलिया इन न्यूरल ट्यूब, न्यूरो एपिथेलिया इन न्यूरल ट्यूब। इसमें से बनेंगी सारी सीएनएस की सारी चीज़ें बनेंगी, सीएनएस की न्यूरॉन्स, सीएनएस के ग्लाइल सेल्स। सीएनएस के ग्लाइल सेल्स हमें पता होने चाहिए, इसमें एक एस्ट्रोसाइट्स हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स और एपेंडिमल सेल्स हैं। उसके बाद एक इसमें न्यूरल एपिथेलिया के बाद आता है न्यूरल क्रेस्ट। ये जो न्यूरल क्रेस्ट है ये हमें पता है कि ये यहाँ पे हम देखते हैं न्यूरल प्लेट ने दो स्ट्रक्चर्स बनाए थे, एक न्यूरल ट्यूब एंड न्यूरल क्रेस्ट। न्यूरल ट्यूब को हमने यहीं पे आगे स्टडी कर लिया था, लेकिन न्यूरल क्रेस्ट को हमने स्टडी नहीं किया। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो न्यूरल क्रेस्ट है यहाँ से हमें मिलती है ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की न्यूरॉन्स। उसमें एक डोर्सल रूट गैंग्लिया भी आ रही है, ऑटोनॉमिक गैंग्लिया आ रहे हैं, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, एंटेरिक, और इसकी ग्लाइल सेल्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सिक्वांस सेल्स और सैटेलाइट सेल्स, और एड्रिनल मेडुला। फिर मीज़ोडर्म में हम देखते हैं कि इसमें माइक्रोग्लिया, ये सारे एम से हैं। माइक्रोग्लिया जो है वो ब्रेन के मैक्रोफेजेस को कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स में ये होता है कि जो हमारे न्यूरोपोर्स हैं वो एक दूसरे से फ्यूज़ नहीं हो पा रहे होते, जिसकी वजह से जो है वो एक परसिस्टेंट कनेक्शन बन जाता है एमनियोटिक कैविटी और स्पाइनल कैनाल के बीच। ये चीज़ 4th वीक ऑफ डेवलपमेंट में हो रही होती है, और ये परसिस्टेंट कनेक्शन बन जाता है एमनियोटिक कैविटी और स्पाइनल कैनाल के बीच। ये चीज़ कॉमनली तो हमने सुना है कि फॉलेट डेफिशिएंसी के साथ एसोसिएटेड होती है, लेकिन इसमें मज़ीद अब डायबिटीज़ को भी ऐड कर लें। दो चीज़ें इसमें ज़्यादा हो जाती हैं, एक अल्फ़ा फीटोप्रोटीन और एक एस्टाइकोलिनेस्टेरेज। ये दोनों चीज़ें जो हैं ये एमनियोटिक फ्लूइड में तो ज़रूर ज़्यादा होंगी, लेकिन जो अल्फ़ा फीटोप्रोटीन है वो एमनियोटिक फ्लूइड के साथ सीरम में भी ज़्यादा हो जाता है। स्पाइना बिफिडा कल्टा में लेकिन जो अल्फ़ा फीटोप्रोटीन है वो नॉर्मल रहेगा। यानी कि अगर आप देखें कि पेशेंट को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, उसके बैक पे एक टफ्ट ऑफ हेयर है या स्किन डिम्पल है जो कि स्पाइना बिफिडा कल्टा में होता है, लेकिन इसके बावजूद उसके अल्फ़ा फीटोप्रोटीन के लेवल्स नॉर्मल हैं, तो फिर हमें फ़ौरन समझ आना चाहिए कि ये स्पाइना बिफिडा कल्टा है, कोई और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट नहीं है। इसके अलावा ये जो एस्टाइकोलिनेस्टेरेज के लेवल्स एमनियोटिक फ्लूइड में हम देखते हैं, ये कन्फर्मेटरी टेस्ट है। स्पाइना बिफिडा कल्टा में ये होता है कि जो काउडल न्यूरोपोर है वो क्लोज नहीं हो पाता, और लेकिन इसमें कोई भी हर्निएशन नहीं होगी। इसमें मतलब जो डिफेक्ट है वो विद इन द स्किन रहेगा, स्किन से आउटसाइड नहीं आएगा। इट इज़ यूजली सीन एट द लोअर वर्टिब्रल लेवल्स, लोअर वर्टिब्रल लेवल्स में नज़र आएगा।
ड्यूरा इज़ इंटैक्ट, इसमें ड्यूरा इंटैक्ट रहेगा। इट इज़ एसोसिएटेड विद द टफ्ट ऑफ हेयर और स्किन डिम्पल एट द लेवल ऑफ बॉनी डिफेक्टर। जहाँ पे भी डिफेक्ट आएगा वहाँ पे एक टफ्ट ऑफ हेयर बन जाएगा या कोई डिम्पल बन जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं मेनिंगोसील। मेनिंगोसील में जो कि नाम से पता चल रहा है कि मेनिंजेस जो हैं वो हर्निएट कर जाएंगे बॉनी डिफेक्ट के थ्रू। एक बॉनी डिफेक्ट आएगा उसके थ्रू जो है वो मेनिंजेस हर्निएट कर जाएंगे, लेकिन ये जो है वो स्किन को हर्निएट नहीं करेंगी, स्किन को मतलब क्रॉस नहीं करेंगी। माइलो मेनिंगोसील, इसमें यह होगा कि मेनिंजेस के साथ न्यूरल टिश्यू जो कि काउडा इक्वाइना में भी हम देखते हैं, जैसे काउडा इक्वाइना वो भी हर्निएट करेगा थ्रू द बॉनी डिफेक्टर। तो मेनिंगोसील में से मेनिंजेस हर्निएट कर रही थी थ्रू द बॉनी डिफेक्ट। माइलो मेनिंगोसील में नाम से पता चल रहा है कि न्यूरल टिश्यू के साथ मेनिंजेस करेंगी, दोनों हर्निएट करेंगे। फिर उसके बाद द माइलोकाइसिस, इट इज़ आल्सो कॉल्ड द रेकिकाइसिस। ठीक है, इसमें ये होगा कि जो हमारा न्यूरल टिश्यू है वो एक्सपोज्ड होगा और इसमें स्किन या मेनिंजियल कवरिंग नहीं होगी। पहले वालों के ऊपर हमने देखा कि स्किन की लेयर मौजूद थी, लेकिन ये माइलोकाइसिस में जो है वो स्किन की या मेनिंजियल की कोई कवरिंग नहीं होगी। फिर इसके बाद आता है दी एनसेफाली। इसमें रोस्ट्रल न्यूरोपोर जो है वो क्लोज नहीं होता। स्पाइना बिफिडा कल्टा में हमने देखा कि काउडा न्यूरोपोर क्लोज नहीं हो रहा था। अब ये एनसेफाली में हम देखते हैं कि रोस्ट्रल न्यूरोपोर क्लोज नहीं हो रहा। इसकी वजह से कोई फोरब्रेन नहीं बनेगा और जो कैलवेरियम है वो ओपन होगी। क्लिनिकल फाइंडिंग्स में ये होगा कि जो पॉलीहाइड्रोमनियोस हो जाएगा, यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है एनसेफाली में। और नो स्वेलोइंग सेंटर इन ब्रेन, फोरब्रेन भी नहीं होगा, इसमें ओपन कैलवेरियम होगा। क्लिनिकल फाइंडिंग्स में पॉलीहाइड्रोमनियोस, नो स्वेलोइंग सेंटर इन ब्रेन। ओपन कैलवेरियम से क्या मतलब है? कैलवेरियम एनाटमी में हम देखते हैं कि अपर डोम लाइक पोर्शन ऑफ द स्कल विदाउट द लोअर जॉ। अच्छा, यानी कि जो हमारे स्कल का अपर पोर्शन है वो इसमें ओपनली हमें नज़र आ रहा होगा, ओपन होगा। हमारे जो स्कल का अपर पोर्शन है वो ओपन होगा, इसको हम कैलवेरियम कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं ब्रेन की मालफॉर्मेशंस को। ये ज़्यादातर इनकम्पैटिबल विद पोस्टनेटल लाइफ, यानी कि ये तो बिल्कुल ही लाइफ को सपोर्ट करने वाली कंडीशंस नहीं है, और अगर कोई सरवाइव कर भी जाए तो वो परफॉर्मली डिसेबल्ड होगा। इसमें दो आती हैं, एक है द होलोप्रोसेंसेफाली और एक है द लिसेंसेफाली। होलोप्रोसेंसेफाली में क्या होगा कि फेलियर ऑफ फोरब्रेन प्रोएंसेफालॉन, इसके नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे लिखा ना प्रोएंसेफाली, तो इसमें जो प्रोएंसेफालॉन है वो हमारा फेलियर हो जाएगा उसका फोरब्रेन का, और फोरब्रेन जो है वो इस वजह से टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स में डिवाइड नहीं हो पाएगा। ये एक डेवलपमेंटल फील्ड इफेक्ट है जो 3 to 4th वीक ऑफ डेवलपमेंट में हो रहा होता है। एसोसिएटेड विद SHH यानी सोनिक हेजहॉग म्यूटेशंस के साथ एसोसिएटेड है। ये हमें ट्राइसोमी 13 यानी पटाउ सिंड्रोम और फीटल अल्कोहल सिंड्रोम में मिलेगा। ट्राइसोमी 13 में मिलेगा और फीटल अल्कोहल सिंड्रोम में मिलेगा। प्रेजेंट्स विद मिडलाइन डिफेक्ट्स, इसमें मिडलाइन डिफेक्ट्स होंगे। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मोनोवेंट्रिकल, मतलब कि वेंट्रिकल्स आपस में मिले हुए हैं। बेजल गैंग्लिया भी मिला हुआ है, फ्यूज्ड बेजल गैंग्लिया, क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट, हाइपोटेलोरिज्म,
तो ये हाइपोटेलोरिज्म का मतलब ये है कि हमारे 2 ऑर्गन्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज़ हो गया है। कोई भी हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं या पार्ट्स हैं, जैसे हमारे ऑर्बिट्स होते हैं, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो इसमें डिक्रीज़ हो गया है। साइक्लोपिया का मतलब ये है कि हमारे 2 ऑर्बिट्स होने के बजाय वो एक ही सिंगल कैविटी बन गई है और हमारे पास एक ही आँख है। इसको कहते हैं साइक्लोपिया। प्रोबोसिस का मतलब है कि लॉन्ग नोज़ होना, जैसे ट्यूब्यूलर होता है लॉन्ग, हमारा जो नोज़ है वो लॉन्ग हो जाएगा। इंक्रीजेस रिस्क फॉर द पिट्यूटरी डिसफंक्शन डायबिटीज़ इंसिपिडस, तो इसमें डायबिटीज़ इंसिपिडस भी हो सकती है क्योंकि पिट्यूटरी डिसफंक्शन भी इसमें हो सकता है। उसके बाद हम देखते हैं ये लिसेंसेफली। इसमें न्यूरोनल माइग्रेशन का फेलियर है। प्रोएंसेफली में क्या था, होलो प्रोसेंसेफली में था फोरब्रेन का फेलियर। लिसेंसेफली में है न्यूरोनल माइग्रेशन का फेलियर। इसमें हमारा जो ब्रेन है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, उसमें सल्सी और गायरी नहीं रहेंगे। जो उसके कर्व्स होते हैं, जो उसमें डिविएंस बना रहे होते हैं, वो अब नहीं रहेंगे। इसमें ये होगा कि हमारे हेड का जो साइज़ है वो स्मॉल हो जाएगा, माइक्रोसेफली हो जाएगी, फेशियल एनोमैलीज होंगी और हाइड्रोसेफलस यानी कि हमारे ब्रेन में फ्लूइड एक्युमुलेट हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं पोस्टीरियर फोसा मालफॉर्मेशंस। इसमें है चियारी 1 मालफॉर्मेशन एंड चियारी 2 मालफॉर्मेशन एंड डेंडी वॉकर मालफॉर्मेशन। तो ये जो चियारी 1 मालफॉर्मेशन है, इसमें ये होता है कि जो सेलिबेलर है उसके कुछ टॉन्सल्स हैं, सेलिबेलम के जो टॉन्सल्स हैं वो मूव करके फोरामेन मैग्नम के इन्फीरियरली आ जाते हैं। यूजली एसिम्टोमेटिक इन चाइल्डहुड, मैनिफेस्ट इन अडल्टहुड विद हेडेक्स एंड सेलिबुलर सिम्पटम्स। तो इसमें सेलिबुलर सिम्पटम्स होंगे और हेडेक्स होंगे, लेकिन चाइल्डहुड में एसिम्टोमेटिक है। सारा कुछ जो होगा वो अडल्टहुड में होगा। एसोसिएटेड विद द स्पाइनल कैविटेशन दैट इज़ फॉर एग्जांपल इन सारिंगोमाइलिया। तो इसमें कुछ स्पाइनल कैविटेशंस बन जाती हैं। कैविटेशंस होती हैं एम्प्टी स्पेसेस हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, यानी एम्प्टी स्पेसेस बन जाएंगी, और ये चीज़ हमें सारिंगोमाइलिया में भी नज़र आ सकती है। चियारी 2 मालफॉर्मेशन में ये होगा कि हमारा जो सेलिबेलम है वो हर्निएट करेगा और मेडुला भी उसके साथ ही हर्निएट करेगा थ्रू द फोरामेन मैग्नम। इन दोनों में ये चीज़ का फ़र्क है कि जो चियारी 1 है उसमें इक्टोपिया हो रही है। इक्टोपिया का मतलब कि किसी नॉर्मल टिश्यू का अब नॉर्मल लोकेशन पे चले जाना, और चियारी 2 में हर्निएशन हो रही है। इसमें 2 स्ट्रेचर्स इन्वॉल्व हैं, उसमें चियारी 1 में सिर्फ 1 स्ट्रेचर इन्वॉल्व है। दोनों ने फोरामेन मैग्नम से ही क्रॉस करना है, और चियारी 2 मालफॉर्मेशन में नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस हो जाएगा। ये मोर सीवर देन चियारी 1 है। इट यूजली प्रेजेंट्स अर्ली इन लाइफ विद डिस्फेजिया, स्ट्रीडोर, एपनिया एंड द लिम्ब वीकनेस। ये मोर सीवर देन चियारी 1 और ये अर्ली इन लाइफ प्रेजेंट होगा, जबकि चियारी 1 जो था वो अडल्टहुड में प्रेजेंट हो रहा था, लेकिन ये जो है ये अर्ली लाइफ में प्रेजेंट हो जाएगा। इसमें डिस्फेजिया हो जाएगा, स्ट्रीडोर यानी कि हार्श वॉइस आएगी ड्यूरिंग ब्रीथिंग, और एपनिया यानी कि टेम्पोरेरी सेसेशन ऑफ ब्रीथिंग। इसमें बिल्कुल ही ब्रीथिंग रुक जाती है एपनिया में, लेकिन टेम्पोरली ऐसा होता है, और लिम्ब वीकनेस हो जाएगी। और इसमें माइलो मनिंगोसील जो हमने पहले पढ़ा था कि मनिंजिस के साथ अब जो है वो न्यूरल टिश्यू भी इसमें हर्निएट कर रहा होता है थ्रू द बॉनी डिफेक्ट। ये चीज़ जो है वो लंबो सैक्रल ज़्यादा होती है, यानी कि लंबर और सैक्रल रीजन पर हो रही होती है। उसके बाद आता है द डेंडी वॉकर मालफॉर्मेशन। इसमें हमारे सेलिबुलर वर्मिस की एजेनेसिस हो जाती है, यानी कि वो या तो बन नहीं रहा होता, या फिर वो अगर बने भी तो वो बिल्कुल ही सही फॉर्म में नहीं बनता, बहुत ही डिस्टॉर्टेड किस्म के फॉर्म में बनता है। इसकी वजह से सिस्टिक एनलार्जमेंट ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल की एनलार्जमेंट हो जाती है, इतनी ज़्यादा कि वो पूरे के पूरे पोस्टीरियर फोसा को एनलार्ज कर देती है, फिल कर देती है। एसोसिएटेड विद नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस एंड स्पाइना बिफिडा। इसमें भी नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस हो रहा है और स्पाइनो बिफिडा हो रहा है। उसके बाद आता है द सारिंगोमाइलिया।
सरिंगोमाइलिया, जैसा कि ऊपर भी यहाँ पे भी देखा कि चारी 1 माल फॉर्मेशन में सरिंगोमाइलिया था। चारी 2 माल फॉर्मेशन में हमने देखा कि माइलोमेनिंगोसील है, और डैंडी वाकर में स्पाइना बिफिडा और नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस, ठीक है। उसके बाद आता है द सरिंगोमाइलिया। सरिंगोमाइलिया में एक सिस्टिक कैविटी, सरिंग्स के नाम से सिस्टिक कैविटी जो है वो सेंट्रल कैनाल स्पाइनल कॉर्ड में बन जाती है। ये येलो एरोस जो हैं ये शो कर रहे हैं इस सिस्टिक कैविटी को। सिस्टिक कैविटी सरिंग्स के नाम से होती है, जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड के सेंट्रल कैनाल में बन जाती है। अब जौन से फाइबर्स एंटीरियर वाइड कमीश्योर से गुजरेंगे, यानी कि स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट के जो फाइबर्स होंगे वो यहाँ से जो गुज़र रहे होंगे वो सबसे पहले डैमेज होंगे, और उसकी वजह से जो है वो केप लाइक जो है वो लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशंस जो हैं वो केप लाइक डिस्ट्रीब्यूशन में हो रही होगी। जैसे कि इन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है कि जिस तरह केप होती है, केप शॉल जो होती है वो जिस तरीके से इस तरह अपर एक्सट्रीमिटीज़ को और इस एरिया को जैसे कवर कर रही होती है, इसी तरह इस एरिया में लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशंस हो जाएंगी। इसमें जो टर्माटोम्स इन्वॉल्व हैं वो है C5 to T4। C5 to T4 इसमें टर्माटोम्स इन्वॉल्व होंगे। बायलेटरली होगी सिमेट्रिकल लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशन इन अपर एक्सट्रीमिटीज़, फाइन टच सेंसेशन इज़ प्रिजर्व्ड। टच सेंसेशन जो है वो प्रिजर्व्ड होगी। उसके बाद हमने देखा कि चारी 1 मॉलफॉर्मेशन जो है वो उसमें जो एसोसिएशंस हो सकती हैं वो हैं द अदर कॉन्जेनिटल मालफॉर्मेशंस भी हो सकती हैं। स्कोलियोसिस हो सकती है। स्कोलियोसिस में ये होता है कि हमारे जो बैक है उसमें जो लेटरल कर्व है वो बिल्कुल एबनॉर्मल हुआ होता है, लेटरल कर्व जो है वो एबनॉर्मल हो जाता है। एक्वायर्ड कॉजेज़ इंक्लूड ट्रॉमा एंड ट्यूमर्स। एक्वायर्ड कॉजेज़ में हो सकता है कि कोई ट्रॉमा की वजह से सरिंगोमाइलिया हो जाए या ट्यूमर की वजह से हो जाए। मोस्ट कॉमन लोकेशन इसकी सर्वाइकल है, थोरेसिक है और लंबर है। सबसे ज़्यादा कॉमन मतलब इसमें जो है वो सर्वाइकल है, फिर थोरेसिक है और फिर लंबर है। इसमें हमने देखा कि यहाँ पे ये लिखा है कि एफरेंट लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, इस ट्रैक्ट ने जो है वो सब इसमें अफेक्ट होना होता है, और इससे जो वाइट इंटीरियर वाइट कमीश्योर होता है उसके अंदर ये ट्रैक्ट होता है, और इस यहाँ से जो फाइबर्स मूव कर रहे होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। यहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ है कि एक्सपेंडिंग सरिंग्स जो है वो डैमेज कर रहा है मल्टीपल डर्माटोम्स को। तो जिन डर्माटोम्स को ये अफेक्ट करेगा वो हैं C5 to T4, और उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी वो केप लाइक डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी, जो कि बायलेटरल होगी, सिमेट्रिकल होगी, लेकिन टच सेंसेशन जो हैं वो प्रिजर्व्ड रहेंगी। इसके बाद हम देखते हैं टंग डेवलपमेंट को। तो टंग डेवलपमेंट के लिए हम देखते हैं कि सबसे पहले फर्स्ट फ्रिंजल आर्च हालांकि सिंगल है, लेकिन इससे एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग बनती है, यानी कि ज़्यादा टंग जो है वो अकेली आर्च से बनेगी, जबकि थर्ड एंड फोर्थ फ्रिंजल आर्चेज ज़्यादा हैं, दो मतलब डबल हैं, लेकिन उनसे कम हिस्सा बनेगा, पोस्टेरियर 1/3 ऑफ टंग बनेगी। तो जो सा इंटीरियर वाला है उसमें जो सेंसेशंस हैं वो हमें आ रही हैं क्रेनियल नर्व 5 की थर्ड ब्रांच से। ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है क्रेनियल नर्व 5/3, इसका मतलब ये है कि क्रेनियल नर्व 5 की थर्ड ब्रांच से सेंसेशंस आएंगी, और जो टेस्ट है वो हमें होगा क्रेनियल नर्व 7 से। उसके बाद हम देखते हैं क्रेनियल नर्व 7 और क्रेनियल नर्व 5, सेंसेशंस जो हैं वो क्रेनियल नर्व 5 और जो टेस्ट है वो क्रेनियल नर्व 7। तो एस जो है वो टी से पहले आता है, तो एस के साथ जो है वो 5 लगेगा, 5 जो है वो 7 से पहले आता है। तो जो पहले वाली चीज़ें हैं वो साथ आएंगी और जो बाद वाली चीज़ें हैं वो एक साथ आएंगी, यानी कि सेंसेशंस क्रेनियल नर्व 5, टेस्ट क्रेनियल नर्व 7। उसके बाद आता है थर्ड एंड फोर्थ फ्रिंजल आर्चेस फॉर्म पोस्टेरियर 1/3 ऑफ टंग,
sensation and taste mainly via cranial nerve 9th, extreme posterior via cranial nerve 10। पोस्टेरियर में ये होगा कि सेंसेशंस और टेस्ट जो है ना वो क्रेनियल नर्व 9 दोनों ही क्रेनियल नर्व 9 से आएंगे, और जो एक्सट्रीम पोस्टेरियर है वो क्रेनियल नर्व 10 से आएगा। उसके बाद हम देखते हैं टंग की मोटर इनर्वेशन को। सेंसरी इनर्वेशन में तो दो चीज़ें थी, एक सेंसेशन थी और एक टेस्ट था। वो हमने इंटीरियर का भी देख लिया, पोस्टेरियर का भी देख लिया। तो उसके बाद है द मोटर इनर्वेशन। मोटर इनर्वेशन में अब जो टंग के मसल्स हैं वो आ रहे हैं। तो इसमें जो है वो क्रेनियल नर्व 12 जो है वो सप्लाई करेगा हायोग्लोसस को, जीनियोग्लोसस को और स्टाइलोग्लोसस को। तीन मसल्स को जो है वो क्रेनियल नर्व 12 सप्लाई कर रही है। क्रेनियल नर्व 12 यानी कि हाइपोग्लोसल नर्व जो होती है वो सप्लाई करेगी 3 मसल्स को। तो इनके जो एक्शंस हैं वो हमें पता होने चाहिए। हायोग्लोसस जो है वो रिट्रैक्ट्स एंड डिप्रेसेस टंग। हायोग्लोसस, हायो से पता चल रहा है कि इसने जो है वो टंग को डिप्रेस कर देना है और रिट्रैक्ट कर देना है। जीनियोग्लोसस ने हमारी टंग को प्रोट्यूड कर देना यानी बाहर को निकालना है। स्टाइलोग्लोसस ड्राज साइड ऑफ, ये स्टाइलो से ऐसे से पता चल रहा है कि इसने साइड ऑफ टंग को अपवार्ड टू क्रिएट अ ट्रफ फॉर स्वेलोइंग। हमारी टंग की जो साइड ऑफ टंग है उसको अपवार्ड लेके जाना है ताकि स्वेलोइंग में मदद मिले। जो मोटर इनर्वेशन है वो क्रेनियल नर्व 10 से जो है वो होती है प्लेटोग्लोसस को। टंग के असल में 4 मसल्स हैं। 3 को तो क्रेनियल नर्व 12 ने यानी कि हाइपोग्लोसल नर्व ने सप्लाई कर दिया, लेकिन क्रेनियल नर्व 10 ने सिर्फ एक मसल को सप्लाई करना है, प्लेटोग्लोसस को। प्लेटोग्लोसस ने हमारी पोस्टेरियर टंग को एलिवेट करना होता है ड्यूरिंग स्वेलोइंग। ठीक है, ड्यूरिंग स्वेलोइंग हमारी पोस्टेरियर टंग को जो एलिवेट करता है वो है प्लेटोग्लोसस, और ये सप्लाई होता है बाय द क्रेनियल नर्व 10th। उसके बाद हम आते हैं न्यूरोलॉजी की, एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। यानी कि अब तक हमारा जो है वो एक पोर्शन जो है वो कवर हो गया एम्ब्रियोलॉजी वाला, और अब हम आते हैं एनाटमी एंड फिजियोलॉजी की तरफ। तो अब हम शुरू करते हैं न्यूरोलॉजी की एनाटमी एंड फिजियोलॉजी वाले पोर्शन को। इसमें सबसे पहले न्यूरॉन्स हैं। न्यूरॉन्स हमारी सीएनएस के मेन सेल्स होते हैं। ये सिग्नल ट्रांसमिटिंग करते हैं। ये परमानेंट सेल्स होते हैं यानी कि अडल्टहुड में ये डिवाइड नहीं होते और सिग्नल रिलेइंग कर रहे होते हैं। इनके पास 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक डेंड्राइट्स, सेल बॉडीज़ और एक्सॉन्स। जो डेंड्राइट्स हैं वो इनपुट को रिसीव करते हैं और जो एक्सॉन्स हैं वो आउटपुट को आगे सेंड करते हैं। सेल बॉडीज़ और डेंड्राइट्स जो हैं वो निसल स्टेनिंग के ज़रिए जो है वो नज़र आ जाएंगी, क्योंकि इनके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है, जबकि एक्सॉन्स जो हैं वो निसल स्टेनिंग में नज़र नहीं आती क्योंकि इनके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता। न्यूरॉन के जो मार्कर्स हैं वो हैं न्यूरोफिलामेंट प्रोटीन और साइनेप्टोफाइजिन। न्यूरोफिलामेंट प्रोटीन एंड साइनेप्टोफाइजिन। उसके बाद आते हैं ये एस्ट्रोसाइट्स। एस्ट्रोसाइट्स जो हैं वो ग्लाइल सेल्स होते हैं इन द सीएनएस। ये हमें फिज़िकल सपोर्ट, रिपेयर और रिमूवल ऑफ एक्सेस न्यूरोट्रांसमीटर प्रोवाइड कर रहे हैं। कंपोनेंट ऑफ द ब्लड ब्रेन बैरियर। ग्लाइकोजन फ्यूल रिजर्व करते हैं और रिएक्टिव ग्लायोसिस में भी इनका जो है वो रोल होता है। ग्लायोसिस जो है वो इन रिस्पॉन्स टू न्यूरल इंजरी हो रही होती है। ये न्यूरो एक्टोडर्म से ड्राइव्ड होते हैं और इनका जो मार्कर है वो है GFAP। एस्ट्रोसाइट मार्कर इज GFAP। माइक्रोग्लिया जो है वो फैगोसिटिक स्कैवेंजर सेल्स ऑफ सीएनएस हैं। माइक्रोग्लिया जो है वो असल में सीएनएस के मैक्रोफेजेस होते हैं यानी कि फैगोसिटिक सेल्स होते हैं। ये एक्टिवेट होते हैं इन रिस्पॉन्स टू टिश्यू इंजरी, और उसके बाद ये इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स को रिलीज़ करते हैं। उसमें एक नाइट्रिक ऑक्साइड है और एक ग्लूटामेट है। नॉट रेडली डिसर्निबल बाय निसल स्टेन। एक्सॉन्स की तरह ये भी निसल स्टेन से जल्दी नज़र नहीं आएंगे।
ड्राइव फ्रॉम मीजोडर्म। माइक्रोग्लिया जो है वो भी एम से है और मीजोडर्म भी एम से है, तो माइक्रोग्लिया जो है वो ड्राइव फ्रॉम मीजोडर्म। लेकिन इनकी एक जो है वो जो इनका नुक्स है वो ये है कि ये HIV को ना ब्रेन तक पहुंचा देते हैं, जिसको हम कहते हैं HIV एसोसिएटेड डिमेंशिया। HIV infected microglia fuse to form multinucleated giant cells in CNS in HIV associated dementia। माइक्रोग्लिया के ज़रिए HIV ब्रेन तक जा सकता है। उसके बाद आता है एपेंडिमल सेल्स। ये भी ग्लायल सेल्स होते हैं। CNS के ग्लायल सेल्स में एक एपेंडिमल सेल्स होते हैं, एक एस्ट्रोसाइट्स होते हैं और एक ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं। इनके अंदर सिलिएटेड सिंपल कलमनर ग्लायल सेल्स होते हैं। इनके अंदर सिलिएटेड कलमनर एपिथेलियम होती है, लाइनिंग वेंट्रिकल्स एंड सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। वेंट्रिकल्स को और सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड को लाइन कर रहे होते हैं। इनका जो एपिकल सरफेस है वो सीलिया के साथ कवर्ड होता है और सीलिया जो है वो हमारे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को सर्कुलेट कर रहा होता है। सीलिया के अलावा इनके ऊपर माइक्रोविलाई भी होता है और माइक्रोविलाई जो है वो हमारे CSF की एब्जॉर्प्शन कर रहा होता है। एपेंडिमल सेल्स हमें न्यूरोएक्टोडर्म से ड्राइव्ड हैं, जिस तरह हमें एस्ट्रोसाइट्स जो थे वो भी न्यूरोएक्टोडर्म से ड्राइव्ड थे। एपेंडिमल सेल्स भी न्यूरोएक्टोडर्म से ड्राइव्ड हैं। स्पेशलाइज्ड एपेंडिमल सेल्स कोरोइड प्लेक्सिस प्रोड्यूस CSF। जो CSF है वो भी एपेंडिमल सेल से प्रोड्यूस होता है, उन एपेंडिमल सेल से जो कोरोइड प्लेक्सिस में होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं माइलिन को। माइलिन जो है वो हमारे एक्सॉन्स को कवर कर रहा होता है। एक शीट होती है ये जो हमारे एक्सॉन्स को कवर करती है। इसकी वजह से कंडक्शन वेलोसिटी ऑफ सिग्नल्स ट्रांसमिटेड डाउन एक्सॉन्स, कंडक्शन वेलोसिटी इंक्रीज़ हो जाती है। इसको हम कहते हैं सैल्टेटरी कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल एट द रोड्स ऑफ रेनवियर वेयर दे आर हाई कंसनट्रेशन ऑफ सोडियम चैनल्स। तो इसमें जब कंडक्शन वेलोसिटी ज़्यादा होती है तो उसको हम सैल्टेटरी कंडक्शन कहते हैं। इसमें जो एक्शन पोटेंशियल है वो रॉड्स ऑफ रेनवियर के ज़रिए ट्रांसफ़र कर रहा होता है और ये जो है उसमें हाई कंसनट्रेशंस होती हैं सोडियम चैनल्स की। रॉड्स ऑफ रेनवियर पे सोडियम चैनल्स की कंसनट्रेशंस हाई होती हैं। इन CNS इंक्लूडिंग cranial nerve 2, myelin is synthesized by the oligodendrocytes। CNS में माइलिन जो है वो ओलिगोडेंड्रोसाइट से बनता है, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इंक्लूडिंग cranial nerve 3 to 12 माइलिन इज सिंथेसाइज्ड बाय द श्वान सेल्स। ठीक है, उसके जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें माइलिन श्वान सेल से बनता है, जबकि CNS में माइलिन जो है वो ओलिगोडेंड्रोसाइट से बनता है। माइलिन रैप्स एंड इंसुलेट्स एक्सॉन्स। इट डिक्रीजेज द मेम्ब्रेन कैपेसिटेंस। मेम्ब्रेन कैपेसिटेंस को डिक्रीज़ करता है, मेम्ब्रेन रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ करता है, स्पेस यानी लेंथ कांस्टेंट को इंक्रीज़ करता है और टाइम कांस्टेंट को डिक्रीज़ करता है। स्पेस और लेंथ कांस्टेंट को इंक्रीज़ करता है, टाइम कांस्टेंट को डिक्रीज़ करता है। तो हमने देखा कि इसने दो चीज़ें डिक्रीज़ करनी है और दो चीज़ें इंक्रीज़ करनी है। जो इसने डिक्रीज़ करनी है वो है मेम्ब्रेन कैपेसिटेंस और टाइम कांस्टेंट। मेम्ब्रेन कैपेसिटेंस और टाइम कांस्टेंट को डिक्रीज़ करना है, मेम्ब्रेन रेजिस्टेंस और स्पेस कांस्टेंट को इंक्रीज़ करना है। उसके बाद है ये श्वान सेल्स का स्ट्रक्चर है। इसमें हमने देखा कि प्रमोट एक्सोनल रीजनरेशन, ये एक्सोनल रीजनरेशन को प्रमोट करते हैं, ड्राइव्ड फ्रॉम न्यूरल क्रेस्ट। ये न्यूरल क्रेस्ट से ड्राइव्ड होते हैं। ईच श्वान सेल माइलिनेट्स ओनली वन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एक्सॉन। एक श्वान सेल जो है वो सिर्फ एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के एक्सॉन को माइलिनेट कर सकता है, लेकिन ये वाले सेल्स जो हैं ये गुलेन बेरी सिंड्रोम में इंजर्ड होते हैं और इनका जो मार्कर है वो है S100। उसके बाद आता है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो हैं वो मल्टीपल एक्सॉन्स को माइलिनेट कर सकते हैं इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अप्रॉक्सीमेटली 30 एक्सॉन्स को ये माइलिनेट कर सकते हैं।
प्रीडोमिनेंट टाइप ऑफ ग्लाइड सेल्स इन वाइट मैटर, और ज़्यादातर वाइट मैटर में यही पाए जा रहे होते हैं। ड्राइव्ड फ्रॉम न्यूरोएक्टोडर्म, जिस तरह हमने देखा कि एस्ट्रोसाइट्स भी और एपेंडिमल सेल्स, इसी तरह ओलिगोडेंड्रोसाइट्स भी ड्राइव्ड फ्रॉम न्यूरोएक्टोडर्म हैं, जबकि ये श्वान सेल जो थे ये ड्राइव्ड फ्रॉम न्यूरल क्रेस्ट थे। उसके बाद हमने देखा कि इट इज़ इंजरीड इन मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो हैं वो इंजरीड होते हैं, जबकि गुलेन बेरी में श्वान सेल्स होते हैं इंजरीड। प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूकोएन्सेफेलोपैथी एंड ल्यूकोडिस्ट्रॉफीज। तो अब इसमें आता है द न्यूरॉन एक्शन पोटेंशियल। न्यूरॉन एक्शन पोटेंशियल में हम देखते हैं कि इसमें जो 2 चैनल्स न्यूरॉन्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, उसमें एक तो सोडियम चैनल है और एक पोटेशियम चैनल है। वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल और वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल। तो सबसे पहले इसमें एक रेस्टिंग पोटेंशियल होता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इसमें ये होता है कि जो मेम्ब्रेन है वो ज़्यादा परमिएबल होता है टू पोटेशियम देन सोडियम एट रेस्ट। तो सबसे पहले जो है वो इसमें वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हो जाते हैं, और जब वो ओपन होते हैं तो मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन शुरू हो जाती है। उस टाइम जो है वो सोडियम इनवर्ट आना शुरू हो जाते हैं। जब सोडियम इनवर्ट आएंगे यानी कि पॉजिटिव आइंस अंदर को आएंगे, तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो -75 था वो नेगेटिव था, तो वो पॉजिटिविटी की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, यहाँ तक कि वो 0 से भी ऊपर चला जाएगा। इसको हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। उसके बाद मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन में ये होगा कि जो सोडियम का इनएक्टिवेशन गेट है वो क्लोज हो जाएगा। जब वो पीक पोटेंशियल में पहुंच जाएगा, उस टाइम जो सोडियम का इनवर्ट फ्लो था वो बंद हो जाएगा, और उस टाइम पे पोटेशियम का एक्टिवेशन गेट ओपन होएगा और पोटेशियम जो है वो बाहर को जाना शुरू हो जाएगा। जब पोटेशियम बाहर को जाएगा तब वो जो है वो रीपोलराइजेशन इसको हम कहते हैं। लेकिन इसमें न्यूरॉन्स के एक्शन पोटेंशियल में एक और टर्म आती है, इसे हम कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन। तो हाइपर पोलराइजेशन में ये होता है कि जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -75 MV था, उससे भी ज़्यादा नेगेटिविटी की तरफ जो है वो हमारा एक्शन पोटेंशियल चला जाता है, और उसकी वजह ये बनती है कि जो पोटेशियम आइंस की जो गेट होता है वो बहुत ही स्लो होता है क्लोज़ होने में, वो बहुत देर लगा देता है क्लोज़ होने में, जिसकी वजह से ज़्यादा पोटेशियम आइंस जो हैं वो बाहर निकलते जा रहे होते हैं। तो इस वजह से हाइपर पोलराइजेशन हो जाती है, यानी कि -75 से भी ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है पोटेंशियल। तो इसमें हमने देखा कि सबसे पहले जो था वो दोनों चैनल्स जो थे वो क्लोज थे, फिर उसके बाद सोडियम चैनल्स ओपन हो गए, तो सोडियम अंदर आने लग गया। सोडियम के अंदर आने की वजह से डीपोलराइजेशन हो गई। जब ये इसका पोटेंशियल जो है वो पीक पे पहुंच गया, यानी 0 से भी ज़्यादा पॉजिटिव हो गया, उस वक़्त में पोटेशियम चैनल्स ओपन हुए और पोटेशियम बाहर जाने लग गया। जब पोटेशियम बाहर जाएगा तो फिर वो रीपोलराइजेशन होगी। लेकिन इसमें यह है कि जो पोटेशियम के इनएक्टिवेशन वाले गेट्स हैं वो जल्दी क्लोज़ नहीं होंगे, जिसकी वजह से ये जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव होता चला जाएगा। तो ये इस तरह से हमने देखा कि न्यूरॉन एक्शन पोटेंशियल जो है वो वर्क कर रहा होता है। उसके बाद आते हैं सेंसरी रिसेप्टर्स की तरफ। तो सेंसरी रिसेप्टर्स में एक तो हैं फ्री नर्व एंडिंग्स और मीजनस कॉर्पोसल्स, पेसिनियन कॉर्पोसल्स, मर्कल डिस्क और रफिनी कॉर्पोसल्स। तो इसमें है सेंसरी न्यूरॉन फाइबर टाइप। जो फ्री नर्व एंडिंग्स हैं उसमें जो है वो ए डेल्टा है, सी है, और अब हम आते हैं सेंसरी रिसेप्टर्स की तरफ। तो सेंसरी रिसेप्टर्स में जो हैं वो 5 कैटेगरीज हैं। इसमें एक फ्री नर्व एंडिंग्स हैं, मीजनस कॉर्पोसल्स, पेसिनियन कॉर्पोसल्स,
मर्कल डिस्क एंड रफिनी कॉर्पुजल्स। फ्री नर्व एंडिंग्स में जो सेंसरी न्यूरॉन फाइबर टाइप है वो 2 होती हैं। एक इसमें ए डेल्टा है और एक सी फाइबर्स हैं। ए डेल्टा जो होती हैं वो फास्ट माइलिनेटेड फाइबर्स हैं, जबकि जो सी है वो स्लो अनमाइलिनेटेड फाइबर्स हैं। और ये ऑल टिश्यूज़ में प्रेजेंट है एक्सेप्ट द सॉफ्ट टिश्यूज़, ठीक है, लाइक कार्टिलेज एंड द आई लेंस। और स्किन में भी ये प्रेजेंट है, यानी टिश्यूज़ में भी प्रेजेंट है और स्किन में भी प्रेजेंट है। इन्होंने 2 सेंसेस लेके जानी है, एक है पेन और एक टेम्परेचर। मीजनस कॉर्पोजल्स जो हैं वो लार्ज माइलिनेटेड फाइबर्स हैं, अडेप्ट क्विकली। और पसीने कॉर्पोजल्स भी मीजनस कॉर्पोजल्स की तरह लार्ज माइलिनेटेड फाइबर्स अडेप्ट क्विकली। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस ये है कि मीजनस कॉर्पोजल्स जो हैं उनकी लोकेशन है ग्लैब्रस स्किन, यानी हेयरलेस स्किन पे रहते हैं, जबकि पसीने कॉर्पोजल्स जो है वो हमारी डीप स्किन लेयर्स में रहेंगे, लिगामेंट्स और जॉइंट्स, यानी कि जो मीजनस कॉर्पोजल्स है वो सरफेस पे रहते हैं और जो पसीने कॉर्पोजल्स हैं वो डीप स्किन लेयर्स में और लिगामेंट्स और जॉइंट्स में। तो इन्होंने जो सेंसेस लेके जानी हैं वो मीजनस ने डायनामिक, फाइन लाइट टच और लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन, स्किन इंडेंटेशन। तो ये सारी जो सेंसेस हैं, लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन और टच, और यानी कि टच और वाइब्रेशन और स्किन इंडेंटेशन की जो सेंसेशंस हैं वो मीजनस कॉर्पोजल्स ने लेकर जानी हैं, जबकि पसीने कॉर्पोजल्स ने हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन और प्रेशर को पसीने कॉर्पोजल्स ने कन्वे करना है। उसके बाद आते हैं ये मर्कल डिस्क। ये भी लार्ज माइलिनेटेड फाइबर्स हैं, लेकिन ये अडेप्ट स्लोली। ये जो मर्कल डिस्क हैं ये कॉर्पोजल्स, मीजनस और पसीने कॉर्पोजल्स के कंपैरिजन में अडेप्ट स्लोली हैं। ये प्रेजेंट होते हैं फिंगर टिप्स में और सुपरफिशियल स्किन में। लेकिन ये जो सेंसेशंस लेकर जाएंगे वो प्रेशर है, डीप स्टैटिक टच, फॉर एग्जांपल शेप्स एंड एजेस। किसी चीज़ के पैटर्न को समझने के लिए जो यूज़ होते हैं वो मर्कल डिस्क यूज़ होते हैं। उसके बाद आता है रफिनी कॉर्पोजल्स। ये लार्ज माइलिनेटेड फाइबर्स हैं, इंटरट्वाइंड अमंग कोलेजन फाइबर बंडल्स, अडेप्ट स्लोली। ये भी अडेप्ट स्लोली हैं, ये भी लार्ज माइलिनेटेड फाइबर्स हैं और ये कोलेजन फाइबर बंडल्स के बीच इंटरट्वाइंड हुए होते हैं। ये फिंगर टिप्स के साथ साथ जॉइंट्स में भी प्रेजेंट होते हैं और ये स्ट्रेच और जॉइंट एंगल चेंज को कन्वे करते हैं, स्ट्रेच एंड जॉइंट एंगल चेंज। उसके बाद हम देखते हैं पेरिफेरल नर्व के स्ट्रक्चर को। तो इसमें हम देखते हैं कि 3 लेयर्स हैं, एक है एंडोन्यूरियम, पेरीन्यूरियम एंड एपिन्यूरियम। एंडोन्यूरियम जो है वो थिन होती है, स्पॉटिव कनेक्टिव टिश्यू डेट एनशीज एंड स्पॉट्स इंडिविजुअल माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। इसके अंदर एक स्पॉटिव कनेक्टिव टिश्यू होता है जो है वो एनशीट्स कर रहा होता है, जिसने एक शीट बनाई होती है इंडिविजुअल माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स के इर्द गिर्द और उन्हें स्पॉट भी करता है। मे बी अफेक्टेड इन गुलेन बेरी सिंड्रोम में एंडोन्यूरियम जो है वो अफेक्टेड हो सकता है। पेरीन्यूरियम जो है वो ब्लड नर्व परमिबिलिटी बैरियर, ठीक है, इसने एक ब्लड नर्व परमिबिलिटी बैरियर बनाना है। इट सराउंड्स द फेसिकल ऑफ नर्व फाइबर्स। इस स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि ये पेरीन्यूरियम है, ठीक है, और पेरीन्यूरियम ने एक ब्लड नर्व परमिबिलिटी बैरियर बनाना है और इसने फेसिकल ऑफ नर्व फाइबर को सराउंड करना है। उसके बाद एपिन्यूरियम में डेंस कनेक्टिव टिश्यू है। एंडोन्यूरियम में थिन और सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू था, लेकिन एपिन्यूरियम में कनेक्टिव टिश्यू जो है वो डेंस होगा और ये सराउंड करेगा एंटायर नर्व को, यानी कि फेसिकल्स और ब्लड वेजल्स को भी इसके साथ ही सराउंड करेगा। उसके बाद आता है द क्रोमेटोलाइसिस। ये क्रोमेटोलाइसिस में क्या होता है, ये एक न्यूरोनल सेल बॉडी का रिएक्शन है टू दी एक्सटर्नल इंजरी। तो क्रोमेटोलाइसिस में ये होता है कि कोई एक्सॉन इंजरी हो जाए तो उसकी रिस्पॉन्स में हमारे जो सेल बॉडी है वो एक रिएक्शन शो करता है, जिसको हम कहते हैं क्रोमेटोलाइसिस। इसमें ये होता है कि हमारी प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा हो जाएगी और फिर हम जो डैमेज्ड एक्सॉन है उसको रिपेयर कर सकेंगे। तो इसमें 3 चेंजेस आएंगे। एक तो ये होगा कि एक सेलुलर स्वेलिंग बन जाती है, राउंड सेलुलर स्वेलिंग,
और जो न्यूक्लियस है वो डिस्प्लेस होकर पेरिफ्री में आ जाता है, और जो निसल सब्सटेंस है वो पूरे साइटोप्लाज्म में फैल जाती है। डिस्पर्जन ऑफ निसल सब्सटेंस थ्रू आउट साइटोप्लाज्म। उसके बाद इसमें एक टर्म है जिसे हम कहते हैं वलेरियन डीजनरेशन। वलेरियन डीजनरेशन में ये होगा कि हमारा एक्सॉन और माइलिन शीथ की डिसइंटीग्रेशन हो जाती है डिस्टल टू द साइट ऑफ एक्सोनल इंजरी। जो एक्सोनल इंजरी है उसके डिस्टल जो है वो हमारा एक्सॉन और माइलिन शीथ की डिसइंटीग्रेशन हो जाएगी, और मैक्रोफेजेस जो हैं वो इस डेब्रिस को रिमूव कर देते हैं। जबकि एक्सोनल इंजरी से प्रॉक्सिमल अगर देखें तो वहाँ पे एक्सॉन जो है वो रिट्रैक्ट करता है, और सेल बॉडी कुछ नई प्रोट्रूजन्स बनाती है जो अगली न्यूरॉन्स तक जाकर पोटेंशियल को कायम रखती हैं। तो ये सब कुछ इसलिए किया जाता है ताकि एक्सॉन की रीजनरेशन हो जाए और फंक्शनल रिकवरी हो जाए। इस डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक साइट ऑफ डैमेज है, और साइट ऑफ डैमेज के डिस्टली अगर देखें तो वहाँ पे वलेरियन डीजनरेशन हो रही है, यानी कि एक्सॉन और माइलिन शीथ की डिसइंटीग्रेशन हो रही है, और मैक्रोफेजेस जो हैं वो डेब्रिस को क्लियर कर रहे हैं। मैक्रोफेजेस से मुराद माइक्रोग्लिया भी हो सकता है, क्योंकि माइक्रोग्लिया जो है वो हम CNS के मैक्रोफेजेस ही को कहते हैं। और इसकी अगर हम साइट ऑफ डैमेज के प्रॉक्सिमली देखें तो वहाँ पे एक्सोनल रिट्रैक्शन हो रही है और क्रोमेटोलाइसिस हो रही है। क्रोमेटोलाइसिस के वही 3 चेंजेस हो रहे हैं। एक राउंड सेलुलर स्वेलिंग बन गई है, और जो न्यूक्लियस है वो डिस्प्लेस होकर पेरिफ्री पे आ गया है, और निसल सब्सटेंस जो है वो साइटोप्लाज्म में पूरी तरह डिस्पर्स हो गई है। इसके बाद आता है न्यूरोट्रांसमीटर चेंजेस विद डिजीज़। डिफरेंट डिजीज़ में न्यूरोट्रांसमीटर जो हैं वो डिफरेंटली चेंज हो रहे होते हैं। इसमें हम देखते हैं कि 5 न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं: एसिटाइलकोलिन, डोपामीन, गाबा, नोरेपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन। तो इनकी जो लोकेशन ऑफ सिंथेसिस है वो देख लेते हैं। एसिटाइलकोलिन जो है वो बेसल न्यूक्लियस ऑफ मेनट फोरब्रेन से है, ठीक है। तो एसिटाइलकोलिन जो है वो बेसल न्यूक्लियस ऑफ मेनट, ठीक है, बेसल न्यूक्लियस ऑफ मेनट ऑफ फोरब्रेन। और डोपामीन जो है वो वेंट्रल टेगमेंटम और SNC मिड ब्रेन, ठीक है। और इसमें है वेंट्रल टेगमेंटम, और गाबा जो है वो न्यूक्लियस अकम्बेंस बेसल गैंग्लिया में। नोरेपिनेफ्रिन जो है वो लोकस सरूलियस पॉन्स में, और सेरोटोनिन जो है वो रेफ्रिन्यूक्लाई ब्रेन स्टेम में। तो इसको अगर देखें तो ये बिल्कुल जो है वो ऑर्डर जो हमारे ब्रेन का है उसको फॉलो कर रहा है लोकेशन। सबसे पहले हमारे ब्रेन के फ्रंटल एरिया जो है वो फोर ब्रेन है, फिर उसके बाद मिड ब्रेन है, फिर उसके बाद बेसल गैंग्लिया है, फिर उसके बाद पॉन्स है, और फिर एंड पे ब्रेन स्टेम है। तो ये सारा जो है वो ऑर्डर फॉलो हो रहा है। तो अब हम देखते हैं कि डिफरेंट डिजीज़ में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो किस तरह इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रहे हैं। तो एसिटाइलकोलिन, जैसा कि हमें पता ही है कि एसिटाइलकोलिन जो है वो अल्ज़ीमर डिजीज़ में डिक्रीज़ होता है, और हंटिंगटन डिजीज़ में भी डिक्रीज़ होता है, लेकिन पार्किंसंस डिजीज़ में ये इंक्रीज़ होता है। जो डोपामीन है वो पार्किंसंस डिजीज़ में डिक्रीज़ होता है, और D से डिप्रेशन, तो डिप्रेशन में भी डिक्रीज़ होता है। पार्किंसंस में और डिप्रेशन में डिक्रीज़ होता है। शिज़ोफ्रेनिया में और हंटिंगटन डिजीज़ में इंक्रीज़ होता है। गाबा जो है वो एंजाइटी में और हंटिंगटन डिजीज़ में डिक्रीज़ होता है। नोरेपिनेफ्रिन जो है वो हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर रहा होता है, फ़्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स को जो है वो स्टिमुलेट करता है। तो जो चीज़ें हमारी जो डिजीज़ हमारी बॉडी में स्ट्रेस को जो है वो स्टिमुलेट करती हैं, उन चीज़ों को ये इंक्रीज़ करेगा, और जो चीज़ें हमारी बॉडी को रिलैक्स कर रही होती हैं, डिप्रेस कर रही होती हैं, वहाँ पे ये डिक्रीज़ हो जाएगा। इसी वजह से नोरेपिनेफ्रिन एंजाइटी में इंक्रीज़ है, जबकि डिप्रेशन में डिक्रीज़ है। सेरोटोनिन जो है वो एंजाइटी, डिप्रेशन और पार्किंसंस डिजीज़ तीनों में डिक्रीज़ हो रहा है। उसके बाद हम देखते हैं मेनिंजेस को। ये वो 3 मेम्ब्रेन्स हैं जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को सराउंड करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं। इसमें एक है ड्यूरा मैटर, और एक है अरेक्नॉइड मैटर, और एक है पिया मैटर।
तो जो ड्यूरा मैटर है वो थिक होता है, या आउटर लेयर होता है, ये क्लोजेस्ट टू द स्कल होता है, ड्राइव फ्रॉम द मीजोडर्म। ठीक है, अच्छा ड्यूरा मैटर जो है वो मीजोडर्म से ड्राइव्ड है। अरेक्नॉइड मैटर जो है वो मिडल लेयर है, इसमें वेब लाइक कनेक्शंस बने होते हैं और ये ड्राइव फ्रॉम द न्यूरल क्रेस्ट है। अरेक्नॉइड मैटर जो है वो मिडल लेयर होती है और इसमें वेब लाइक कनेक्शंस हैं और ड्राइव फ्रॉम द न्यूरल क्रेस्ट। जो पिया मैटर है वो थिन है और ये फिब्रस इनर लेयर है दैट firmly adheres to the brain and spinal cord, ड्राइव फ्रॉम द न्यूरल क्रेस्ट। तो जो ड्यूरा मैटर है वो मीजोडर्म से ड्राइव्ड है, लेकिन जो बाकी 2 लेयर्स हैं वो दोनों न्यूरल क्रेस्ट से ड्राइव्ड हैं। जो बाकी 2 लेयर्स हैं वो न्यूरल क्रेस्ट से ड्राइव्ड हैं। उसके बाद है जो CSF फ्लोज इन सब अरेक्नॉइड स्पेस विच इज़ लोकेटेड बिटवीन द अरेक्नॉइड एंड द पिया मैटर। ठीक है, अरेक्नॉइड और पिया मैटर के दरमियान में एक स्पेस होती है, सब अरेक्नॉइड स्पेस, वहाँ पे CSF फ्लो करता है। और जो एपीड्यूरल स्पेस है ये एक स्पेस है बिटवीन द ड्यूरा मैटर एंड स्कल वर्टेब्रल कॉलम कंटेनिंग फैट एंड ब्लड वेजल्स। ब्लड वेजल्स और फैट जो है वो एपीड्यूरल स्पेस में मौजूद होते हैं और ये एक ऐसी स्पेस है जो ड्यूरा मैटर और स्कल और वर्टेब्रल कॉलम के दरमियान होती है। साइट ऑफ ब्लड कलेक्शन एसोसिएटेड विद द मिडल मेनिंजियल आर्टरी इंजरी। अगर मिडल मेनिंजियल आर्टरी को कोई इंजरी हो जाए तो ब्लड ने कलेक्ट होना होता है इन द एपीड्यूरल स्पेस। ठीक है, ब्लड कलेक्ट जो होता है वो एपीड्यूरल स्पेस में होगा अगर मिडल मेनिंजियल आर्टरी को कोई इंजरी हो जाए। उसके बाद हम देखते हैं ये ब्लड ब्रेन बैरियर को। जो ब्लड ब्रेन बैरियर है ये प्रिवेंट करता है सर्कुलेटिंग ब्लड सब्सटेंसेस like bacteria and drugs from reaching the cerebrospinal fluid or CNS. It is formed by 4 structures. ठीक है, ब्लड ब्रेन बैरियर 4 स्ट्रक्चर से बनता है और सब्सटेंसेस को प्रिवेंट करता है फ्रॉम एंटरिंग इनटू द CNS और द cerebrospinal fluid। इसमें जो 4 स्ट्रक्चर्स हैं वो इस तरह से देख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले टाइट जंक्शंस हैं। टाइट जंक्शंस जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं बिटवीन द नॉन फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी एंडोथेलियल सेल्स हैं। जो ब्रेन के अंदर कैपिलरीज होती हैं वो नॉन फेनेस्ट्रेटेड होती हैं और उन कैपिलरीज के कुछ एंडोथेलियल सेल्स होते हैं और उन एंडोथेलियल सेल्स के दरमियान में टाइट जंक्शंस बने होते हैं। एक हमारा ये बेसमेंट मेम्ब्रेन आ जाता है, पेरिसाइट्स जो हैं वो सेल्स हैं कुछ, और एस्ट्रोसाइट सेल्स के जो हैं फुट प्रोसेसेस। ये 4 स्ट्रक्चर जो हैं ये ब्लड ब्रेन बैरियर को बना रहे होते हैं। Glucose and amino acids cross slowly by the carrier mediated transport mechanisms। जो कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट जो है वो हो रहा होता है उसमें ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स हैं। नॉन पोलर लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस क्रॉस रैपिडली वाया डिफ्यूजन है। जो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस होंगी या नॉन पोलर होंगी वो तो रैपिडली डिफ्यूज़ कर लेंगी डिफ्यूजन की वजह से, लेकिन जो कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट है उसमें ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स होंगे। सर्कमवेंट्रिकुलर ऑर्गन्स विद फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज एंड नो ब्लड ब्रेन बैरियर अलाउ मॉलिक्यूल्स इन ब्लड टू अफेक्ट ब्रेन फंक्शन। कुछ सर्कमवेंट्रिकुलर ऑर्गन्स होते हैं, ये वेंट्रिकल्स के अराउंड होते हैं, जैसे नाम से पता चल रहा है सर्कमवेंट्रिकुलर। इन ऑर्गन्स की जो है वो कैपिलरीज फेनेस्ट्रेटेड होती हैं, इस वजह से इनके पास कोई ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं होता और ये मॉलिक्यूल्स को अलाउ कर देते हैं कि वो हमारी ब्रेन फंक्शन को अफेक्ट कर सकें। इनमें जो एक एरिया की एग्जांपल है वो है एरिया पोस्ट्रीमा। ये करवाता है वॉमिटिंग आफ्टर कीमोथेरेपी। ठीक है, ये जो एरिया है ये हमें वॉमिटिंग करवाता है कीमोथेरेपी के बाद। और एक एरिया इसमें है OVLT ऑर्गेनम वेस्कुलोसम लेमिना टर्मिनालिस। ये कुछ और ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं और उसके बाद कुछ न्यूरो सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स टू एंटर सर्कुलेशन। ये जो है वो न्यूरो सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स भी कुछ हमारी सर्कुलेशन में जो है वो एंटर हो रहे हैं। इसमें एक है न्यूरो हाइपोफाइसिस, ADH रिलीज है, कुछ न्यूरो सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स भी हमारे CNS में एंटर हो जाते हैं। ठीक है, और वो ADH की रिलीज़ करवाते हैं, इनको हम कहते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। उसके बाद आता है कि ब्लड ब्रेन बैरियर की डिस्ट्रप्शन। ब्लड ब्रेन बैरियर की जो डिस्ट्रप्शन है वो स्ट्रोक में हो जाती है,
जिसकी वजह से वैथोजेनिक एडीमा हो जाता है। हाइपर और स्मॉलर एजेंट्स फॉर एग्जांपल मैनिटोल कैन डिस्टर्ब द ब्लड ब्रेन बैरियर बाय इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ मेडिकेशंस। जैसे मैनिटोल है, मैनिटोल जो है वो हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को डिस्टर्ब कर सकता है, ठीक है, यानी कि ये भी वैथोजेनिक एडीमा करवा सकता है और उस वजह से ये इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ मेडिकेशंस करवाता है। उसके बाद हम देखते हैं वॉमिटिंग सेंटर को। वॉमिटिंग सेंटर कोऑर्डिनेटेड बाय न्यूक्लियस ट्रैक्टर सोलिटेरियस इन मेडुला which receives information from the chemoreceptor trigger zone located within area postrema। अच्छा, यानी कि जो हमारे न्यूक्लियस ट्रैक्टर सोलिटेरियस है इन द मेडुला, वो इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहा है फ्रॉम द कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन और जीआई ट्रैक्ट एंड वेस्टिबुलर सिस्टम और सीएनएस। इन 4 चीज़ों से जो है वो इंफॉर्मेशन रिसीव करता है हमारा न्यूक्लियस ट्रैक्टर सोलिटेरियस इन मेडुला। अब इनमें जो कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन है वो लोकेटेड विद इन द एरिया पोस्ट्रीमा है इन द 4th वेंट्रिकल, और जो जीआई ट्रैक्ट है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा वाया द वेगस नर्व, और एक इसमें वेस्टिबुलर सिस्टम है एंड सीएनएस। कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन एंड एडजेसेंट वॉमिटिंग सेंटर न्यूक्लाई रिसीव इनपुट थ्रू 5 मेजर रिसेप्टर्स। जो कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन है और इसके साथ एक वॉमिटिंग सेंटर न्यूक्लाई है, वो इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहे हैं 5 मेजर रिसेप्टर से। इसमें एक हिस्टामिन H1 है, मस्करेनिक M1 है, न्यूरोकाइनिन NK1 है, डोपामिन D2 है और सेरोटोनिन 5-HT3 है। तो अगर हम इनके एंटागोनिस्ट को दे दें, जैसे 5-HT3, D2 एंड NK1 एंटागोनिस्ट दे दें यूज टू ट्रीट कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड वॉमिटिंग, तो हम कीमोथेरेपी से होने वाली वॉमिटिंग को रोक सकते हैं। अगर हम H1 और M1 एंटागोनिस्ट दे दें तो हम मोशन सिकनेस को रोक सकते हैं, और अगर हम H1 एंटागोनिस्ट दे दें तो हम हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम को रोक सकते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं स्लीप फिजियोलॉजी। इसमें यह है कि स्लीप साइकिल जो है वो रेगुलेट होता है बाय द सर्कैडियन रिदम, लेकिन सर्कैडियन रिदम जो है वो खुद जो है वो ड्राइव किया जाता है बाय द सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस ऑफ द हाइपोथैलेमस। सर्कैडियन रिदम जो है वो हमारे जो रिलीज ऑफ हार्मोन्स हैं उनको कंट्रोल कर रहा होता है। इसमें 4 हार्मोन्स आते हैं और इसमें हैं एक तो ACTH है, प्रोलैक्टिन है, मेलाटोनिन है और नॉरएपिनेफ्रिन है। AMNP, ACTH है, मेलाटोनिन है, नॉरएपिनेफ्रिन और प्रोलैक्टिन। नॉक्टर्नल रिलीज इसका करवा रहा होता है, यानी कि जो रात के टाइम इन हार्मोन्स को रिलीज़ करवा रहा होता है। नॉक्टर्नल का मतलब होता है रिलेटेड टू नाइट। उसके बाद हम देखते हैं कि सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस से नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज़ हुआ, SCN, N से मतलब नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज़ हुआ और नॉरएपिनेफ्रिन ने पिनियल ग्लैंड पे एक्ट किया और पिनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन रिलीज़ हुआ। सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस जो है वो एनवायरनमेंट से भी रेगुलेट किया जाता है, फॉर एग्जांपल लाइट। स्लीप के जो हैं वो 2 स्टेजेस होते हैं, एक रैपिड आई मूवमेंट REM और एक नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। Alcohol, benzodiazepines and barbiturates are associated with decreased REM sleep and N3 sleep। अल्कोहल, बेंजोडाइजेपिन्स और बारबिचुरेट्स, ये जो बेंजोडाइजेपिन्स और बारबिचुरेट्स हैं ये तो वैसे ही सेडेटिव्स हैं। तो सेडेटिव्स जो हैं वो हमारे REM स्लीप को डिक्रीज़ कर देंगे, यानी कि रैपिड आई मूवमेंट स्लीप जो एक तरह से रेस्टलेस स्लीप होती है इसको डिक्रीज़ कर रहे हैं, और नॉरएपिनेफ्रिन भी लेकिन हमारे REM स्लीप को डिक्रीज़ कर देगा। Benzodiazepines are useful for the night terrors and sleepwalking by decreasing N3 and REM sleep। नाइट टेरर्स में और स्लीप वॉकिंग में भी बेंजोडाइजेपिन्स को यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये N3 और REM स्लीप को डिक्रीज़ करते हैं। उसके बाद आते हैं स्टेजेस ऑफ स्लीप। इसमें तो 4 स्टेजेस हैं। एक है अवेक, इसमें आइज़ ओपन है, फिर अवेक आइज़ क्लोज्ड, फिर नॉन REM स्लीप जो कि आगे फर्दर 3 स्टेजेस में डिवाइड है, स्टेज N1, स्टेज N2 और स्टेज N3, और उसके बाद है REM स्लीप।
इसमें जो N2 स्टेज तक जो है उसको तो हम इसी तरह याद रख सकते हैं, बैट्स, BATS, बैट्स। बीटा वेव्स हैं, अल्फ़ा वेव्स हैं, थीटा वेव्स हैं, और फिर स्लीप स्पिंडल्स हैं, के कॉम्प्लेक्सेस है। तो जो अवेक स्टेजेस में आइज ओपन होंगी और अलर्ट, एक्टिव मेंटल कंसंट्रेशन जो अवेकनेस में होता है वो सब कुछ इसमें आ जाएगा। बीटा वेव्स की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एंड द लोएस्ट एम्पलीट्यूड, ठीक है, लोएस्ट एम्पलीट्यूड। फिर हमने देखा कि अवेक में अगर आइज क्लोज्ड हों तो अल्फ़ा वेव्स होते हैं, ये असल में EEG की वेव फॉर्म्स हैं। और अगर नॉन आरईएम स्लीप में देखें तो स्टेज N1 जो है उसकी परसेंटेज सबसे कम है, 5%। इसमें लाइट स्लीप होती है, लाइट स्लीप के वक्त थीटा वेव्स हैं। फिर उसके बाद स्टेज N2 जिसकी परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, 45% जो है वो स्टेज N2 है। इसमें डीपर स्लीप होती है विद ब्रुक्सिज्म, यानी कि इसमें ब्रुक्सिज्म का मतलब है कि टूथ ग्राइंडिंग हो जाती है इसमें। और इसमें हमने देखा है कि स्लीप स्पिंडल्स हैं, के कॉम्प्लेक्सेस हो रहे हैं। उसके बाद स्टेज N3 25% और REM स्लीप इज़ 25% है। इसमें डीपेस्ट नॉन REM स्लीप, जो नॉन REM स्लीप जो है वो अपने डीपेस्ट स्टेज में जब चली जाती है तब हम उसे कहते हैं स्टेज N3। इसमें स्लो वेव स्लीप है, इसमें स्लीप वॉकिंग, नाइट टेरर्स एंड बेड वेटिंग वगैरह भी हो सकती है। N3 में ये सारा कुछ हो रहा है कि नाइट टेरर्स हो रहे हैं, बेड वेटिंग हो रही है, स्लीप वॉकिंग हो रही है, जो अजीबोगरीब चीज़ें सारी होती हैं स्लीप से रेलिवेंट वो सारी N3 स्टेज में होंगी। और इसी N3 स्टेज को हमने पढ़ा कि बेंजोडाइज़ेपीन्स और बारबिचुरेट्स को डिक्रीज़ कर रहे होते हैं। तो इसमें जो डेल्टा वेव्स हैं वो हमें नज़र आएंगे, और डेल्टा वेव्स जो हैं वो बिल्कुल ऑपोजिट हैं बीटा वेव्स के, यानी इनकी फ्रीक्वेंसी लोएस्ट है और एम्पलीट्यूड हाईएस्ट है। उसके बाद आता है REM स्लीप, ये भी 25% है, जस्ट लाइक N3 स्लीप। जो N3 स्लीप और REM स्लीप है इसमें कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं। इसमें है लॉस ऑफ मोटर टोन, मोटर टोन जो है वो इसमें लॉस हो जाएगी, और ब्रेन जो है वो ऑक्सीजन का यूज़ इंक्रीज़ कर देगा, वेरिएबल पल्स और ब्लड प्रेशर हो जाएगा, एस्टाइकोलिन की सिक्रीजन ज़्यादा हो जाएगी, ब्रेन से ऑक्सीजन का यूज़ ज़्यादा हो जाएगा, एस्टाइकोलिन की सिक्रीजन ज़्यादा हो जाएगी, ब्लड प्रेशर और पल्स जो हैं वो बिल्कुल वेरिएबल हो जाएंगे। REM sleep is when dreaming, nightmares and penile and clitoral emissions occur, may serve memory processing function, ठीक है। तो इसमें ड्रीमिंग भी है, नाइटमेयर्स भी हैं, पेनाइल और क्लिटोरल emissions हैं, और मेमोरी प्रोसेसिंग फंक्शन है। एक्स्ट्रा ओकुलर मूवमेंट्स ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ PPRF, पैरामीडियन पोंटाइन रेटिकुलर फॉर्मेशन। इसमें एक्स्ट्रा ऑकुलर मूवमेंट्स भी हो सकती हैं और वो हो रही होती हैं PPRF की वजह से, यानी कि पैरामीडियन पोंटाइन रेटिकुलर फॉर्मेशन की वजह से। और कॉन्जुगेट गेज सेंटर अकर्स एवरी 90 मिनट्स एंड ड्यूरेशन इंक्रीजेज टू दी नाइट, ये हर 90 मिनट्स के बाद हो रही होती है और इसकी ड्यूरेशन इंक्रीज़ होती जाती है जो जो रात गुजर रही है। चेंजेस इन ओल्डर अडल्ट्स, ओल्डर अडल्ट्स में REM स्लीप जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, यानी कि रैपिड आई मूवमेंट स्लीप इसमें डिक्रीज़ हो जाती है, जो रेस्टलेस स्लीप है वो इसमें डिक्रीज़ होगी ओल्डर अडल्ट्स में, और N3 भी डिक्रीज़ होगा। स्लीप लेटेंसी जो है वो ज़्यादा होगी, और अर्ली अवेकनिंग्स होंगी, अर्ली अवेकनिंग्स जो हैं वो बूढ़े लोगों में ज़्यादा होगी। चेंजेस इन डिप्रेशन, डिप्रेशन में भी ये एक तरह की रेस्टलेस होती है स्लीप, इस वजह से ये REM इसमें भी ज़्यादा हो जाएगी, इसकी लेटेंसी लेकिन कम हो जाएगी, N3 इसमें कम होगा। रिपीटेड नाइट टाइम अवेकनिंग्स, बार बार नींद खुलेगी, अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग, टर्मिनल इंसोम्निया, और इसमें भी अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग हो रही होगी। ओल्डर पीपल की तरह इसमें भी अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग है, लेकिन इसमें यह है कि रात के टाइम बार बार नींद खुलेगी। चेंजेस इन नार्कोलेप्सी, नार्कोलेप्सी में REM की लेटेंसी कम हो जाएगी। एट नाइट्स बैट्स ड्रिंक ब्लड, ठीक है। अच्छा, तो इसमें है जो चेंजेस इन नार्कोलेप्सी में भी REM लेटेंसी डिक्रीज़ हो जाएगी। इसमें हम नार्कोलेप्सी का मतलब देख लेते हैं कि नार्कोलेप्सी क्या होती है।
ये एक क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है that affects the brain's ability to control sleep-wake cycles. People with narcolepsy may feel rested after waking, but then feel very sleepy throughout much of the day. अच्छा, मतलब कि पहले तो उन्हें लगेगा कि वो फ्रेश उठ गए हैं, लेकिन उसके बाद फिर उन्हें स्लीपी महसूस होना शुरू हो जाएगा थ्रू आउट द डे। ये क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है और ये ब्रेन्स की एबिलिटी को अफेक्ट कर रहा होता है स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करने में। अच्छा, तो उसके बाद हाइपोथैलेमस maintains homeostasis by regulating thirst and the water balance, controlling adenohypophysis and the neurohypophysis, release of hormones produced in the hypothalamus, and regulating hunger, autonomic nervous system, temperature and the sexual urges. यहाँ पे ये बताया हुआ है कि जो हाइपोथैलेमस है वो हमारी होम्योस्टेसिस यानी कि हमारी बॉडी के अंदर बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये इस तरह क्या क्या काम करता है, एक तो इसमें है थर्स्ट एंड वाटर बैलेंस को कंट्रोल कर रहा है। अडीनो हाइपोफाइसिस जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी को कहते हैं, उसके हार्मोन्स को, न्यूरो हाइपोफाइसिस यानी पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स को उनके रिलीज ऑफ हार्मोन्स को ये कंट्रोल कर रहा है। इसके अलावा ये हंगर, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और टेम्परेचर एंड सेक्सुअल अर्जीज को भी कंट्रोल कर रहा है। इसके लिए एक निमोनिक दिया हुआ 10 हैट्स और हाइपोथैलेमस। तो इसकी जो इनपुट्स होती हैं वो वही एरियाज़ होती हैं जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर से कंट्रोल नहीं हुए होते, यानी कि वो सेंट्री वेंट्रिकुलर ऑर्गन्स जो हमने सरकम वेंट्रिकुलर ऑर्गन्स जो हमने पहले पढ़े थे, उसमें ये है OVLT। ये OVLT और एरिया पोस्ट्रीमा है। OVLT जो है वो चेंजेस इन ऑस्मोलैरिटी को सेंस कर लेता है, और जो एरिया पोस्ट्रीमा है ये जो है ये फाउंड इन द डॉर्सल मेडुला एंड इट रिस्पॉन्ड्स टू ईमेटिक्स यानी कि जो वॉमिटिंग कंट्रोल करने वाली मेडिसिन हैं उनको रिस्पॉन्ड कर रहा होता है, और डॉर्सल मेडुला में ये लोकेटेड होता है। हाइपोथैलेमस के अंदर डिफरेंट न्यूक्लियस हैं, जैसे लेटरल न्यूक्लियस और वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस, एंटीरियर न्यूक्लियस, पोस्टीरियर न्यूक्लियस, सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस एंड द सुप्रा ऑप्टिक एंड द पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लाई और प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस। डिफरेंट न्यूक्लाई जो हैं वो डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल कर रहे हैं। तो जो हाइपोथैलेमस का लेटरल न्यूक्लियस है वो हंगर को कंट्रोल करेगा, और अगर इसकी डिस्ट्रक्शन हो जाए तो एनोरेक्सिया यानी कि लॉस ऑफ एपेटाइट होगी, फेलियर टू थ्राइव, ठीक है, इन्फेंट्स में फेलियर टू थ्राइव हो जाएगा। स्टिमुलेटेड बाय ग्रेलिन, इनहिबिटेड बाय लेप्टिन, ठीक है। ग्रेलिन जो होता है वो जो है वो वेट गेन करवा रहा होता है, वेट गेन करवाने वाला हार्मोन है, और लेप्टिन जो है वो हमें लीन रखता है। तो यहाँ से हम इनको इस तरह याद रख सकते हैं। तो लेटर न्यूक्लियस ने कंट्रोल करना है हंगर को, और अगर इसकी डिस्ट्रक्शन हो जाए तो लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा, फेलियर टू थ्राइव इन इन्फेंट्स हो जाएगा। ये जो लेटरल न्यूक्लियस है ये स्टिमुलेट होता है बाय ग्रेलिन और इनहिबिटेड बाय लेप्टिन। लेटरल इंजरी मेक्स यू लीन, यहाँ से भी याद रख सकते हैं कि लेटरल इंजरी मेक्स यू लीन। वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस जो है वो सटाइटी करवाता है, यानी कि आपको ऐसा लगेगा कि पेट भर गया है। डिस्ट्रक्शन अगर इसकी हो जाए तो जो कि क्रेनियोफ्रिंजियोमा में हो सकती है, जो कि एक ट्यूमर है, और अगर इसकी डिस्ट्रक्शन हो जाए तो हाइपरफेजिया यानी कि जो पेशेंट है वो ज़्यादा खाने लग जाएगा, स्टिमुलेटेड बाय लेप्टिन, ठीक है। ये जो है ये लेप्टिन से स्टिमुलेट होगा सिर्फ। वेंट्रोमीडियल इंजरी मेक्स यू वेरी मैसिव। एंटीरियर न्यूक्लियस जो है वो कूलिंग करवाएगा, पैरासिम्पैथेटिक। कूलिंग को हम AC से याद रख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ एंटीरियर कूलिंग यानी कि AC। पोस्टीरियर न्यूक्लियस हीटिंग करवाएगा, सिंपैथेटिक है। हीटिंग कंट्रोल्ड बाय द पोस्टीरियर न्यूक्लियस यानी हॉट पॉट, ठीक है। सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस जो है वो सर्केडियम रिदम को कंट्रोल करता है, जैसे कि पहले भी पढ़ा था। सुप्रा ऑप्टिक एंड द पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लाई सिंथेसाइजेस ATH एंड ऑक्सीटोसिन है,
ठीक है। सुप्रा ऑप्टिक एंड द पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लाई सिंथेसाइज ADH एंड ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ADH एंड ऑक्सीटोसिन। ADH एंड ऑक्सीटोसिन आर कैरिड बाय द न्यूरोफाइजिन्स डाउन एक्सॉन्स टू पोस्टीरियर पिट्यूटरी वेयर दीज हार्मोन्स आर स्टोर्ड एंड रिलीज्ड। ये जो ADH और ऑक्सीटोसिन है ये न्यूरोफाइजिन्स के ज़रिए एक्सॉन्स में से ट्रैवल करके पोस्टीरियर पिट्यूटरी में चले जाते हैं और फिर वहाँ पे ये स्टोरेड रहते हैं और फिर वहाँ से रिलीज़ होते हैं जब बॉडी की डिमांड होती है। यानी कि बनते ये यहाँ पे हैं सुप्रा ऑप्टिक एंड द पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लाई ऑफ हाइपोथैलेमस में, लेकिन स्टोरेड ये रहते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस ने थर्मो रेगुलेशन करवानी है, सेक्सुअल बिहेवियर रिलीजेज गनेटोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, इनका ये सेक्सुअल और गनेटोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन और थर्मो रेगुलेशन प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस ने करवाना है। फेलियर ऑफ गनेटोट्रोपिन रिलीजिंग producing neurons to migrate from olfactory pit, कैलमैन सिंड्रोम। कैलमैन सिंड्रोम में जो है वो ये प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस जो है वो अफेक्टेड होगा, जिसकी वजह से गनेटोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स जो है वो फेल हो जाएंगी टू माइग्रेट फ्रॉम दी olfactory पिट, यानी कि इनकी ठीक से माइग्रेशन नहीं हो रही होगी, जिसकी वजह से प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस जो है वो अफेक्ट हो जाएगा और ये चीज़ हमें कैलमैन सिंड्रोम में मिलेगी। तो उसके बाद हम देखते हैं ये थैलेमस के डिफरेंट न्यूक्लाई को। जिस तरह हाइपोथैलेमस के डिफरेंट न्यूक्लाई थे, बिल्कुल इसी तरह से थैलेमस के भी होते हैं, लेकिन हाइपोथैलेमस का जो काम था वो ये था कि वो हमारी बॉडी के होम्योस्टेसिस को मेंटेन कर रहा था, लेकिन थैलेमस ने जो काम है वो ये है कि ये हमारी जो असेंडिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन है उसके लिए एक पैसेज का रोल प्ले कर रहा होता है। जितनी इंफॉर्मेशन हमारी असेंडिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन जो है वो हमारी जितनी होती है वो पहले थैलेमस से गुज़रती है, एक्सेप्ट फॉर ऑल्फैक्शन। ठीक है, मतलब असेंडिंग हम कहते हैं जो मतलब नीचे से ऊपर आ रही हो। जितनी इंफॉर्मेशन हमारी बॉडी से हमारे ब्रेन में जाने की कोशिश कर रही है वो पहले थैलेमस से गुजरेगी, क्योंकि थैलेमस एक पैसेज है जहाँ से इंफॉर्मेशन ने गुजरना ही गुजरना है। तो इसमें जो है वो हमारे पास 5 न्यूक्लाई आते हैं। एक है वेंट्रल पोस्ट्रोलेटरल न्यूक्लियस, वेंट्रल पोस्ट्रोलेटरल यानी VPL, वेंट्रल पोस्ट्रोमीडियल न्यूक्लियस VPM, लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस, मीडियल जेनिकुलेट न्यूक्लियस, वेंट्रल एंटीरियर एंड वेंट्रल लेटरल न्यूक्लियस VAVL। तो इसकी इनपुट यानी कि वो इंफॉर्मेशन जो हमें बॉडी से आ रही है वो हम देखेंगे। जो वेंट्रल पोस्ट्रोलेटरल है इसमें आती है स्पाइनोथैलेमिक एंड डॉर्सल कॉलम्स मीडियल लेमनिस्कस। ठीक है, स्पाइनोथैलेमिक की आएगी और डॉर्सल कॉलम्स की आएगी, डॉर्सल कॉलम्स या फिर मीडियल लेमनिस्कस। सेंसेस इसमें आएंगी वाइब्रेशन की, पेन, प्रेशर, प्रोप्रियोसेप्शन, लाइट टच, टेम्परेचर। तकरीबन सारी सेंसेस इसमें कन्वे हो रही हैं। इसमें वाइब्रेशन भी है, पेन है, प्रेशर है, प्रोप्रियोसेप्शन है, लाइट टच भी है, टेम्परेचर भी है, सब कुछ इसमें आ रहा है। डेस्टिनेशन यानी कि इस इंफॉर्मेशन को इसने कहाँ तक पहुँचाना है, तो वो है प्राइमरी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स। ठीक है, ये पाराइटल लोब में होता है, प्राइमरी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स इन पाराइटल लोब। फिर उसके बाद आता है वेंट्रल पोस्ट्रोमीडियल न्यूक्लियस। इसकी इनपुट होती है ट्राइजेमिनल एंड गस्टेटरी पाथवे। ठीक है, ये ट्राइजेमिनल और गस्टेटरी से पता चल रहा है कि ये फेस रेलिवेंट कोई चीज़ है। ठीक है, तो ट्राइजेमिनल एंड गस्टेटरी पाथवे, तो इसकी सेंसेस भी इसी तरह की हैं। फेस सेंसेशंस और टेस्ट दोनों फेस से रेलिवेंट हैं, तो ये सारा ही तकरीबन मतलब फेस और टेस्ट, टंग वगैरह इस तरह की चीज़ों से रेलिवेंट है। और इसमें हम देखते हैं कि डेस्टिनेशन जो है इसकी भी सेम है, प्राइमरी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स इन पाराइटल लोब। उसके बाद आता है लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस। इसकी इनपुट है क्रेनियल नर्व 2, ऑप्टिक कैज़म, ऑप्टिक ट्रैक्ट, सारा कुछ आई से रेलिवेंट है इसमें। ऑप्टिक ट्रैक्ट हो गया, ऑप्टिक कैज़म हो गया, क्रेनियल नर्व 2 हो गया। सेंसेस भी इसकी आई वाली विजन को कंट्रोल कर रहा है।
तो डेस्टिनेशन भी इसकी आई वाली प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स ऑसिपिटल लोब, ठीक है, प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स इन ऑसिपिटल लोब। उसके बाद आता है मीडियल जेनिकुलेट न्यूक्लियस, सुपीरियर ओलिव एंड इंफीरियर कॉलिक्यूलस ऑफ टेक्टम। ये हियरिंग से रेलिवेंट चीज़ें हैं सारी। सुपीरियर ओलिव एंड इंफीरियर कॉलिक्यूलस ऑफ टेक्टम, सुपीरियर में ओलिव आ जाएगा और इंफीरियर में कॉलिक्यूलस ऑफ टेक्टम आ जाएगा। तो इसने जाना है प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स इन टेम्पोरल लॉब। उसके बाद आता है वेंट्रल एंटीरियर एंड वेंट्रल लेटरल न्यूक्लाई। इनका थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट है। ये ज़्यादातर जो है वो मूवमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं। तो मूवमेंट जो है वो हमें पता है कि सेरिबेलम जो होता है वो हमारी मूवमेंट और बैलेंस को कंट्रोल कर रहा है। तो इसकी इनपुट जो है वो सेरिबेलम है और बेसल गैंग्लिया। सेंसेस भी इसकी वही मोटर और मूवमेंट वगैरह से रेलिवेंट। डेस्टिनेशन इसकी मोटर कॉर्टेसेस है और मोटर कॉर्टेसेस होते हैं इन फ्रंटल लॉब, ठीक है, मोटर कॉर्टेसेस इन फ्रंटल लॉब। इसके बाद ये आ जाता है लिम्बिक सिस्टम। तो लिम्बिक सिस्टम में है हमारे न्यूरल स्ट्रक्चर्स का एक कलेक्शन है। लिम्बिक सिस्टम में ना हमारे ब्रेन के कुछ काफ़ी स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं। तो वो जो न्यूरल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो हमारे इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरी को, ऑल्फैक्शन, ठीक है, यानी कि सूंघने की जो सेंस है उसको, बिहेवियर मॉड्यूलेशंस और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का फंक्शन। इसमें जो स्ट्रक्चर्स हैं वो हैं हिप्पोकैम्पस, अमिगडाला और मेमिलरी बॉडीज़, एंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लाई, सिंगुलेट गायरस और एंटोरिनल कॉर्टेक्स। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फीडिंग, फ्लीइंग, फाइटिंग, फीलिंग एंड सेक्स। तो लिम्बिक सिस्टम जो है वो जब इमोशंस का नाम आए, मेमोरी का आ जाए, या फिर इसमें बिहेवियर का आ जाए, बिहेवियर मॉड्यूलेशन का, या फिर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का कोई फंक्शन आए, तो हमें लिम्बिक सिस्टम की फ़ौरन याद आनी चाहिए। उसमें आता है, उसके बाद आता है द डोपामिनर्जिक पाथवेज़। डोपामिनर्जिक पाथवेज जो हैं वो 4 हैं और ये जो डोपामिनर्जिक पाथवेज़ हैं ये अल्टर हो सकते हैं बाय ड्रग्स लाइक एंटीसाइकोटिक्स। और मूवमेंट डिसऑर्डर में, मूवमेंट डिसऑर्डर पार्किंसन डिजीज़ में हमें पता है कि ये डोपामिनर्जिक पाथवेज़ की डिग्रेडेशन हो जाती है और डोपामिन जो है वो कम हो जाता है। तो ये डोपामिनर्जिक पाथवेज जो है ये एंटीसाइकोटिक्स से और मूवमेंट डिसऑर्डर में अल्टर हो जाते हैं। ये 4 पाथवेज हैं, एक मीज़ोकॉर्टिकल, मीज़ोलिम्बिक, निग्रोस्ट्रिएटल और ट्यूबरोइनफंडिबुलर। मीज़ोकॉर्टिकल जो है और मीज़ोलिम्बिक, ठीक है, ये दोनों जो हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये वेंट्रल टैगमेंटल एरिया से स्टार्ट हो रहे हैं और इनमें जो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट पाथवे है वो मीज़ोकॉर्टिकल है। मीज़ोलिम्बिक भी वेंट्रल टैगमेंटल एरिया से ही स्टार्ट होता है। निग्रोस्ट्रिएटल जो है वो नाम से पता चल रहा है कि निग्रो यानी सब्सटेंशिया निग्रा से ये स्टार्ट होगा और इसके एंड में क्योंकि स्ट्रिएटल आता है तो ये डोर्सल स्ट्रिएटम में एंड हो रहा है। ट्यूबरोइनफंडिबुलर जो है वो हम देखते हैं कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड से स्टार्ट होता है और हाइपोथैलेमस तक ये एंड होता है। लॉन्गेस्ट पाथवे का पूछें तो वो मीज़ोकॉर्टिकल है, ठीक है, और इनमें जो शॉर्टेस्ट पाथवे है वो नज़र आने में तो ये दोनों ही शॉर्ट लग रहे हैं, ट्यूबरोइनफंडिबुलर भी और मीज़ोलिम्बिक, लेकिन लॉन्गेस्ट पाथवे इनमें मीज़ोकॉर्टिकल है। अब इनकी एक्टिविटीज़ देख लेते हैं। मीज़ोकॉर्टिकल जो है वो एक्टिविटी को डिक्रीज़ कर देगा, ठीक है, जिसकी वजह से नेगेटिव सिम्टम्स हो रहे होंगे। इसने डोपामिनर्जिक पाथवेज को जो एक्टिविटीज़ है डोपामीन की जो एक्टिविटी है इसको डिक्रीज़ करेगा। तो सारी नेगेटिव सिम्टम्स इसमें हो रहे होंगे, जो मतलब जिनमें एनर्जी नहीं होती, जो डिप्रेसिव किस्म के सिम्टम्स हैं जैसे एनर्जिया, एपैथी, लैक ऑफ स्पॉन्टानिटी। एंटीसाइकोटिक्स हैव लिमिटेड इफेक्ट, इस पर जो है वो एंटीसाइकोटिक्स का लिमिटेड इफेक्ट है, हालांकि सबसे लॉन्गेस्ट है। फिर मीज़ोलिम्बिक जो है वो एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देगा तो पॉजिटिव सिम्टम्स हो जाएंगे, इतने पॉजिटिव हो जाएंगे डिलूजन्स और हेलुसिनेशंस तक पहुंच जाएंगे। डिलूजन्स और हेलुसिनेशंस इसमें होने लग जाएंगे।
तो ये प्राइमरी थेरेपेटिक टारगेट ऑफ एंटी साइकोटिक्स हैं। ठीक है, एंटी साइकोटिक्स जो हैं वो इन पॉजिटिव सिम्टम्स के अगेंस्ट एक्ट कर रहे होते हैं, यानी डिलूजन्स और हेलुसिनेशंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो फॉर एग्जांपल इन शीज़ोफ्रेनिया में पॉजिटिव सिम्टम्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, तो उनको डिक्रीज़ करने के लिए हम एंटी साइकोटिक्स को यूज़ करते हैं जो इन डिलूजन्स और हेलुसिनेशंस को डिक्रीज़ करते हैं। निग्रोसेट्रिएटल जो है वो भी एक्टिविटी को डिक्रीज़ करता है, तो इसमें एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम्स हो जाते हैं। इनको एसिडिस याद रखना होगा, डिस्टोनिया है, एकाथीजिया है, पार्किंसोनिज्म है, टार्डिव डिस्काइनेसिया है। जो मोटर कंट्रोल है वो निग्रोसेट्रिएटल में हो रहा है, सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाय एंटीसाइकोटिक्स एंड पार्किंसन डिजीज़। इस पे दोनों ही अफेक्ट करेंगे, ड्रग्स भी अफेक्ट करेंगे और पार्किंसन डिजीज़ भी इसी पे अफेक्ट करती है। ट्यूब्रोइनफंडिबुलर जो है उसमें एक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाएगी, यानी कि एक्टिविटी सारों में डिक्रीज़ हो रही है, सिर्फ मीज़ोलिम्बिक में एक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है, जिसकी वजह से पॉजिटिव सिम्टम्स हो रही हैं, और उन पॉजिटिव सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए हम एंटीसाइकोटिक्स देते हैं। तो अगर पूछें कि जो कौन सा पाथवे है जो शीज़ोफ्रेनिया में ज़्यादा एक्टिवेट होता है, तो वो मीज़ोलिम्बिक है, क्योंकि शीज़ोफ्रेनिया में डिलूजन्स और हेलुसिनेशंस बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए एंटीसाइकोटिक्स हम दे रहे होते हैं। ट्यूब्रोइनफंडिबुलर ने जब एक्टिविटी को डिक्रीज़ किया तो प्रोलैक्टिन जो है वो इंक्रीज़ हो गया। प्रोलैक्टिन जो है वो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के सिक्रीजन को डिक्रीज़ कर देता है, इस वजह से फिर लिबिडो भी कम हो जाएगा, सेक्सुअल डिस्फंक्शन हो जाएगा, गलैक्टोरिया हो जाएगा। प्रोलैक्टिन इसको डायरेक्टली स्टिमुलेट कर रहा होता है गलैक्टोरिया को, और मेल्स में गायनाकोमैस्टिया हो जाएगा। अब ये आता है सेरिबेलम। ठीक है, ये इन्होंने येलो एरो से यहाँ पे शो भी किया हुआ है, लेकिन इसको हम अगली वीडियो में जो है वो कवर करेंगे, क्योंकि हमारे 10 पेजेस जो हैं वो कवर हो गए हैं। 504 पेज से हमने स्टार्ट किया था और 514 पेज तक हम पहुंच चुके हैं। ये 514 पेज तक हम पहुंच गए हैं। तो अब हम अगली वीडियो में 515 पेज से स्टार्ट करेंगे और 525 पेज तक कवर करेंगे इंशाल्लाह।